हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MEG12, अ सर्वे कोर्स इन 20th सेंचुरी कनेडियन लिटरेचर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, राइट एन एसे ऑन द पोस्टमॉडर्निस्ट इन द इंग्लिश पेशेंट। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें द इंग्लिश पेशेंट नोवेल को पोस्टमॉडर्निस्ट दृष्टि से एनालाइज करना है। हमें बताना है कि नोवेल के थीम्स, नैरेटिव स्टाइल, स्ट्रक्चर और कैरेक्टर्स कैसे पोस्टमॉडर्न ट्रेट्स जैसे फ्रैगमेंटेशन, आइडेंटिटी क्राइसिस, इंटरटेक्सचुअलिटी और ट्रूथ के रिजेक्शन को दिखाते हैं। आप पोस्टमॉडर्न थियरी के कुछ कॉन्सेप्ट्स का भी यूज कर सकते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। पोस्टमॉडर्निज्म एक लिटरेरी मूवमेंट था जो वर्ल्ड वॉर II के बाद आया, जिसमें एब्सोल्यूट ट्रूथ और फिक्स्ड आइडेंटिटी को चैलेंज किया गया। यह मूवमेंट फ्रैगमेंटेड स्टोरी टेलिंग, मल्टीपल मीनिंग्स और हाइब्रिड आइडेंटिटीज पर फोकस करता है। माइकल ओंडेटजे की नॉवल द इंग्लिश पेशेंट 1992 एक परफेक्ट पोस्टमॉडर्न टेक्स्ट है जिसमें लव, वॉर, हिस्ट्री और मेमोरी एक साथ इंटरलिंक होते हैं। स्टोरी लिनियर नहीं है, बल्कि अलग अलग व्यू पॉइंट से बनी है, जिससे रीडर को खुद मीनिंग क्रिएट करना पड़ता है। मेन बॉडी। 1. फ्रैगमेंटेशन और नॉनलिनियर नैरेटिव। पोस्टमॉडर्न राइटिंग में नैरेटिव फ्रैगमेंटेड होता है और द इंग्लिश पेशेंट इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। स्टोरी अलग अलग टाइम और जगह पर जंप करती है और 4 मेन कैरेक्टर्स के एक्सपीरियंसेस को मिक्स करती है, हाना, किप, करवाजियो और इंग्लिश पेशेंट। यह फ्रैगमेंटेड स्ट्रक्चर वॉर के केओस और कैरेक्टर्स के ब्रोकन आइडेंटिटी को सिंबॉलिकली दिखाता है। रीडर को खुद स्टोरी कनेक्ट करनी पड़ती है। यह हाई पोस्टमॉडर्न अप्रोच है जहां एक सिंगल ट्रूथ एग्जिस्ट नहीं करता। 2. आइडेंटिटी और सेल्फ का क्राइसिस। पोस्टमॉडर्निज्म में स्टेबल आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट रिजेक्ट होता है। इंग्लिश पेशेंट खुद एक मिस्ट्री है। वो एक्चुअली काउंट एल्मासी है, एक हंगेरियन स्पाई जो इंग्लिश समझा जाता है। उसका जला हुआ बॉडी एक ब्रोकन और कंफ्यूज्ड आइडेंटिटी का सिंबल है। किप भी ईस्ट और वेस्ट के बीच फंसा हुआ कैरेक्टर है, एक पोस्ट कॉलोनियल और हाइब्रिड आइडेंटिटी का रिप्रेजेंटेशन। 3. इंटरटेक्सचुअलिटी और मेटाफिक्शन। ओंडेटजे ने नोवेल में हेरोडोटस हिस्टरीज का उस किया है जिसे इंग्लिश पेशेंट अपने पर्सनल नोट से फिल करता है। इससे रियल और फिक्शनल वर्ल्ड के बीच लाइन ब्लर हो जाती है। यह इंटरटेक्सचुअल अप्रोच दिखाता है कि हिस्ट्री भी एक सब्जेक्टिव नैरेटिव है, नॉट एन एब्सोल्यूट ट्रूथ। नोवेल अपने स्टोरी टेलिंग प्रोसेस को एक्सपोज करता है, इसलिए इसे मेटाफिक्शनल भी कहा जा सकता है। 4. पोस्ट कॉलोनियल और कल्चरल हाइब्रिडिटी। नोवेल में डिफरेंट कल्चर्स का मिक्स है, यूरोपियन और एशियन पर्सपेक्टिव्स दोनों एक साथ मिलते हैं। किप जैसे कैरेक्टर कॉलोनियल बैकग्राउंड से आते हैं और वेस्टर्न सिस्टम के बीच अपनी आइडेंटिटी ढूंढते हैं। इटालियन विला का सेटिंग भी सिंबॉलिक है, एक पुराने एम्पायर के गिरने और नए वर्ल्ड के बनने का मेटाफोर। ये सब पोस्टमॉडर्न और पोस्ट कॉलोनियल थीम्स को एक साथ दिखाते हैं। 5. हिस्ट्री, मेमोरी और सब्जेक्टिविटी। ओंडेटजे हिस्ट्री को एक ऑब्जेक्टिव रिकॉर्ड नहीं, बल्कि सब्जेक्टिव मेमोरी के फॉर्म में दिखाते हैं। नॉवल पर्सनल मेमोरीज के थ्रू वॉर के इमोशनल इम्पैक्ट को हाईलाइट करता है। फिक्शन और रियल इवेंट्स का मिक्स बताता है कि मेमोरी और हिस्ट्री हमेशा फ्रैगमेंटेड होती है और हर इंसान अपनी वर्जन बनाता है। कंक्लूजन। द इंग्लिश पेशेंट एक डीपली पोस्टमॉडर्न नॉवल है जो फ्रैगमेंटेड नैरेटिव, आइडेंटिटी क्राइसिस और इंटरटेक्सुअल स्टोरी टेलिंग के जरिए ह्यूमन एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर करती है। ओंडेटजे ने दिखाया है कि हिस्ट्री और मेमोरी कभी पूरे नहीं होते, उन्हें हर कैरेक्टर अपने पर्सपेक्टिव से दोबारा लिखता है। इस नॉवल का ब्यूटी इसी में है कि ये बाउंड्रीज ब्लर करता है, फिक्शन और रियलिटी, ईस्ट और वेस्ट, लव और लॉस के बीच। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 6. Can you term Sunday Afternoon as a short story written from a feminist point of view? Discuss. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें मार्गरेट लॉरेंस की शॉर्ट स्टोरी संडे आफ्टरनून को एक फेमिनिस्ट दृष्टिकोण से समझना है। मतलब, हमें ये बताना है कि कैसे कहानी में महिला के अनुभव, उसके सामाजिक स्थिति और पुरुष प्रधान समाज के दबाव को दिखाया गया है।
साथ ही ये भी समझाना है कि ये कहानी फेमिनिज्म के विचारों को कैसे प्रस्तुत करती है। आंसर। इंट्रोडक्शन। मार्गरेट लॉरेंस एक मशहूर कनेडियन राइटर है जो महिलाओं के जीवन, उनके मन और सामाजिक स्थिति पर गहरी सोच रखती थी। उनकी कहानी संडे आफ्टरनून एक ऐसी महिला के जीवन की कहानी है जो पेट्रियार्की के बीच अपनी पहचान ढूंढ रही है। फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब होता है समझ में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव और उनके संघर्ष को दिखाना। ये कहानी औरत के दुख, तन्हाई और अपनी पहचान के लिए लड़ाई को दर्शाती है। मेन बॉडी। एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट एक आंतरिक संघर्ष का प्रतीक। कहानी की मेन कैरेक्टर जीन है जो एक शादीशुदा महिला है और अपने घर और जीवन से असंतुष्ट है। उससे समाज और परिवार दोनों एक ऐसे दायरे में बैंड कर देते हैं जहां वो अपने सपने या सोच नहीं जी पाती। मार्गरेट लॉरेंस ने जीन के मन के अंदर के संघर्ष को दिखाया है, एक ऐसी औरत जो सामाजिक उम्मीदों और अपनी इच्छाओं के बीच फंसी है। जीन का कैरेक्टर उन सब महिलाओं का प्रतिनिधित्व करता है जो पेट्रियार्की के नीचे चुपचाप जीती है। 2. पेट्रियार्की और मेल सुपीरियॉरिटी का प्रभाव। कहानी में दिखाया गया है कि कैसे पुरुष प्रधान सोच महिलाओं के जीवन पर राज करती है। जीन के हस्बैंड और उनका परिवार समाज के उसी परंपरा को फॉलो करता है जहां महिलाओं का काम सिर्फ घर संभालना और पुरुषों की बात मानना है। लॉरेंस ने ये दिखाया है कि जीन की इंडिविजुअलिटी को इग्नोर किया जाता है, उसकी सोच और जज्बात को कोई अहमियत नहीं दी जाती। यहां तक कि घर के फैसले और जज्बाती हदें भी मर्द तय करते हैं। यही कहानी का फेमिनिस्ट एंगल है। 3. सिंबलिज्म और फेमिनिस्ट थीम। कहानी का टाइटल संडे आफ्टरनून हे बॉडम और एम्प्टीनेस को सिंबल करता है, जीन के बेजान जीवन का प्रतीक। संडे का सुकून और सन्नता उसके मन के सुकून की कमी को दिखाता है। लॉरेंस ने डोमेस्टिक सेटिंग और रिपेटिटिव रूटीन के जरिए महिलाओं के बेचैन और अर्थहीन जीवन को उभरा है। इस सिंपल डेली लाइफ के जरिए राइटर महिलाओं के छिपे हुए संघर्ष को सामने लाती है। 4. आइडेंटिटी और सेल्फ रियलाइजेशन की खोज। जीन कहानी के दौरान अपनी पहचान और अपने जज्बात को समझने लगती है। फेमिनिस्ट अवेकनिंग तब होती है जब औरत अपनी स्थिति पर सवाल उठाती है। यही जीन के साथ होता है। उसकी इनर रेस्टलेसनेस और डिसैटिस्फैक्शन दिखाती है कि वो एक नई पहचान और आज़ादी चाहती है। लॉरेंस यहाँ ये बताती है कि फेमिनिज्म हर बार लाउड प्रोटेस्ट नहीं होता, कभी कभी ये एक साइलेंट रियलाइजेशन भी होता है। 5. मार्गरेट लॉरेंस का फेमिनिस्ट विजन। मार्गरेट लॉरेंस के वर्क्स हमेशा विमेन्स कॉन्शियसनेस पर केंद्रित रहे हैं। संडे आफ्टरनून में उन्होंने पेट्रियार्की के बीच एक महिला के जज्बाती जीवन और संवेदना को उभरा है। उनका फेमिनिज्म अग्रेसिव नहीं है, बल्कि एम्पैथेटिक और संवेदनशील है। वो ये समझने की कोशिश करती हैं कि जेंडर इनइक्वालिटी का मूल क्या है और कैसे महिलाएं अपने अंदर से स्ट्रॉन्ग बन सकती है। कंक्लूजन। संडे आफ्टरनून एक फेमिनिस्ट शॉर्ट स्टोरी के रूप में देखी जा सकती है क्योंकि ये एक औरत के जीवन के दर्द और सामाजिक दबाव को गहराई से दिखाती है। जीन का कैरेक्टर और उसका इनर स्ट्रगल फेमिनिज्म का प्रतीक है, एक ऐसी औरत जो खामोशी में अपनी पहचान ढूंढ रही है। मार्गरेट लॉरेंस ने इस कहानी के जरिए विमेन्स इश्यूज को बहुत ही सटल और इमोशनल तरीके से प्रेजेंट किया है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Be sure to check it out. Thank you. Question 7. Laws grind the poor, the rich rule them. Connect this statement with reference to the ecstasy of Rita Joe. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें यह समझाना है कि कैसे प्ले द एक्सटेसी ऑफ रीटा जो में सामाजिक अन्याय और इनइक्वालिटी दिखाई गई है। स्टेटमेंट का मतलब है कि कानून अक्सर गरीबों को दबा देता है और अमीर लोग उनका फायदा उठाते हैं। हमें ये आइडिया रीटा जो के कैरेक्टर और उसके एक्सपीरियंसेस से कनेक्ट करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। द एक्सटेसी ऑफ रीटा जो जॉर्ज रिगा का लिखा हुआ एक सोशल प्रोटेस्ट प्ले है। यह प्ले मॉडर्न शहर में रहने वाले इंडिजिनस लोगों के स्ट्रगल को दिखाता है। लॉज ग्राइंड द पुअर, द रिच रूल देम। ये लाइन इस प्ले के को थीम को रिप्रेजेंट करती है, इनजस्टिस और इनइक्वालिटी। रीटा जो के कैरेक्टर के जरिए राइटर बताता है कि कैसे कानून और सामाजिक सिस्टम गरीब और मार्जिनलाइज्ड लोगों के खिलाफ काम करता है। मेन बॉडी। 1. स्टेटमेंट का मतलब और सामाजिक संदर्भ। इस स्टेटमेंट का मतलब है कि कानून ऐसे लोगों के लिए बना है जो पावरफुल है, जबकि गरीब लोग उससे दबाए जाते हैं। द एक्सटेसी ऑफ रीटा जो में भी कानून रीता के लिए इंसाफ नहीं, बल्कि दर्द और अपमान का जरिया बन जाता है। राइगर सोसाइटी को ऐसे सिस्टम के रूप में दिखाता है जहां जस्टिस सिर्फ नाम का है। 2. रीटा जो के जरिए इनजस्टिस का प्रदर्शन।
रीटा जो एक इनोसेंट इंडिजिनस लड़की है जो रिजर्वेशन से शहर आती है एक बेहतर जिंदगी के सपने के साथ। लेकिन शहर में उस सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और एक्सप्लॉयटेशन मिलता है। कोर्ट के सीन्स दिखाते हैं कि कैसे उसके साथ अन्याय होता है। जज और पुलिस उसकी बात समझने के बजाय यूज ब्लेम करते हैं। उस पर चोर और प्रोस्टिट्यूट होने के इल्जाम लगाए जाते हैं बिना उसकी हालत समझे। 3. सामाजिक और आर्थिक शोषण। प्ले ये भी दिखाता है कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी किस तरह इंडिजिनस लोगों को पीछे रख देती है। रीता के पास एजुकेशन और जॉब के मौके नहीं होते क्योंकि उसका बैकग्राउंड उसके खिलाफ जाता है। जेमी पॉल के कैरेक्टर के जरिए भी राइटर बताता है कि ये स्ट्रगल एक व्यक्ति का नहीं, पूरी कम्युनिटी का है। 4. अमीरों का कानून पर कंट्रोल। प्ले में दिखाया गया है कि कानून और सरकारी सिस्टम अमीर लोगों के कंट्रोल में है। व्हाइट कैपिटलिस्ट सोसाइटी के पास पावर है और इंडिजिनस लोग बस उनके रूल के नीचे जीते हैं। पुलिसमैन, मजिस्ट्रेट और प्रीस्ट जैसे कैरेक्टर्स सिस्टम की हिपोक्रेसी और डबल स्टैंडर्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। 5. प्ले का सिंबलिज्म और मैसेज। प्ले में फ्रैगमेंटेड सीन्स और फ्लैशबैक्स के जरिए रीता जो के अंदर के दर्द और सोसाइटी के इनजस्टिस को सिंबॉलिकली दिखाया गया है। रीता की मौत एक सिंबल है, जस्टिस की मौत। रिगा का मैसेज क्लियर है, जब तक सिस्टम इंसानियत और समानता पर बेस्ड नहीं होता तब तक गरीब और मार्जिनलाइज्ड लोग सफर करते रहेंगे। कंक्लूजन। अंत में द एक्सटेसी ऑफ रीटा जो पूरी तरह से ये बात प्रमाणित करता है कि लॉज ग्राइंड द पुअर, द रिच रूल देम। जॉर्ज रिगा ने रीटा जो के ट्रैजिक जीवन के जरिए सोसाइटी के अन्याय और इनइक्वालिटी को एक्सपोज किया है। ये प्ले एक आवाज है उन लोगों के लिए जो अक्सर चुप कर दिए जाते हैं और एक कॉल है इंसाफ और समानता के लिए। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 8. Write an essay on Northrop Frye's contribution to Canadian literary criticism. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें नॉर्थरप फ्राई के लिटरेरी क्रिटिसिज्म में योगदान को समझाना है। हमें उनके थियरीज, उनके मेजर वर्क्स और उन्होंने कनेडियन लिटरेचर को एक अलग पहचान देने में क्या रोल निभाया, ये सब डिटेल में लिखना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। नॉर्थरप फ्राई 1912 to 1991 20वीं सेंचुरी के सबसे इंपॉर्टेंट लिटरेरी क्रिटिक्स में से एक थे। उन्होंने लिटरेचर को समझने के लिए एक सिस्टमैटिक और थियोरेटिकल अप्रोच दी। फ्राई का मानना था कि लिटरेचर के अंदर कुछ यूनिवर्सल स्ट्रक्चर्स और मिथ्स होते हैं जो हर कहानी को एक दूसरे से जोड़ते हैं। एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म 1957 और द बुश गार्डन 1971 जैसे उनके वर्क्स ने कनेडियन लिटरेरी स्टडीज को एक नए डायरेक्शन दी और एक कल्चरल आइडेंटिटी बनाए। मेन बॉडी। 1. फ्राई का सिस्टमैटिक लिटरेरी क्रिटिसिज्म का विजन। फ्राई चाहते थे कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म एक ऑर्गेनाइज्ड और साइंटिफिक सब्जेक्ट बने। एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म में उन्होंने कहा कि लिटरेचर एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम है जिसमें कुछ कॉमन पैटर्न्स और सिंबल्स मिलते हैं। उन्होंने मिथोलॉजिकल फ्रेमवर्क का आइडिया दिया जिसमें हर लिटरेचर के अंदर कुछ यूनिवर्सल थीम्स जैसे हीरोज जर्नी, रीबर्थ और सीजनल साइकिल्स रिपीट होते हैं। इस अप्रोच ने क्रिटिसिज्म को एक एकेडमिक डिसिप्लिन बनाया, सिर्फ ओपिनियन नहीं। 2. आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म का कॉन्सेप्ट। फ्राई ने आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जिसमें उन्होंने मिथ्स और यूनिवर्सल इमेजेस के रोल को समझाया। उन्होंने यूनियन साइकोलॉजी और एंशिएंट मैथोलॉजी से इन्फ्लुएंस लिया। उनका थियरी ऑफ मोड्स और थियरी ऑफ सिंबल्स लिटरेचर को डिफरेंट नैरेटिव फॉर्म्स में क्लासिफाई करता है, रोमांटिक, ट्रैजिक, कॉमिक और आयरॉनिक। फ्राई के अकॉर्डिंग कनेडियन लिटरेचर भी इन यूनिवर्सल आर्केटाइप्स का हिस्सा है, बस उसका कल्चरल कॉन्टेक्स्ट अलग है। यह थियरी ने कनेडियन लिटरेचर को ग्लोबल लिटरेचर के साथ कनेक्ट कर दिया बिना उसकी ओरिजिनलिटी खोए। 3. कनेडियन लिटरेरी आइडेंटिटी और द बुश गार्डन। द बुश गार्डन 1971 में फ्राई ने कनेडियन इमेजिनेशन का एक यूनिक मॉडल दिया। उन्होंने गैरिसन मेंटालिटी का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया, मतलब कनाडा के लोग एक ऐसे एनवायरनमेंट में जीते थे जहां सर्वाइवल, आइसोलेशन और नेचर से स्ट्रगल कॉमन थीम्स थी। फ्राई कहता है कि ये मेंटालिटी कनेडियन राइटर्स के इमेजिनेशन को शेप करती है। यह कॉन्सेप्ट मार्गरेट एटवुड और मार्गरेट लॉरेंस जैसे राइटर्स को डीपली इन्फ्लुएंस करता है। फ्राई ने कनेडियन लिटरेचर को अपनी एक अलग पहचान दी, एक इंडिपेंडेंट वॉइस जो अपने नेचर और कल्चर को रिफ्लेक्ट करती है। 4. फ्राई का लेगेसी और इन्फ्लुएंस। फ्राई के थियरीज ने पूरी जनरेशन के स्कॉलर्स और राइटर्स को इंस्पायर किया।
उन्होंने कनेडियन लिटरेचर को ब्रिटिश या अमेरिकन इन्फ्लुएंस से अलग करके एक नेशनल आइडेंटिटी दी। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में उनका एकेडमिक कंट्रीब्यूशन और कल्चरल लीडरशिप ने कनेडियन क्रिटिसिज्म को एस्टेब्लिश किया। मार्गरेट एटवुड ने भी फ्राई के नेचर और सर्वाइवल के आइडिया से अपना थियरी सर्वाइवल 1972 डेवलप किया। फ्राई का काम कनेडियन लिटरेरी क्रिटिसिज्म की फाउंडेशन बन गया। कंक्लूजन: नॉर्थरप फ्राई ने लिटरेचर को एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम के रूप में समझाया और कैनेडियन लिटरेचर को एक डिस्टिंक्ट कल्चरल आइडेंटिटी दी। उनके आर्केटाइपल अप्रोच ने लिटरेचर के यूनिवर्सल और नेशनल दोनों एस्पेक्ट्स को बैलेंस किया। फ्राई के काम ने कनाडा के लिटरेचर को दुनिया भर में पहचान दिलाई। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।